लखनऊ में चंद्रभानु गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताई जनसेवा की प्रेरणा। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर, कई शहर जलमग्न, जनजीवन हुआ बुरी तरह से अस्त व्यस्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में आयोजित आर्थिक सलाहकार समूह की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, निवेश संभावनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और योजना सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समूह के सदस्यों से सुझाव लिए। आर्थिक सलाहकार समूह के विशेषज्ञों ने भी प्रदेश के औद्योगिक विकास, MSME, स्टार्टअप और कृषि सुधारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक को प्रदेश के आर्थिक विकास के रोडमैप की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। लखनऊ से एक अहम खबर सामने आई है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। लखनऊ में आयोजित इस समारोह में राजनाथ सिंह ने चंद्रभानु गुप्ता को राजनीति में नैतिकता और जनसेवा का प्रतीक बताते हुए उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि गुप्ता जी का जीवन त्याग, सादगी और विकास के मूल्यों से प्रेरित रहा। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि चंद्रभानु गुप्ता जैसे नेताओं युवा के लिए प्रेरणा है। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर जनता से अपील की है कि हम सभी को ऐसे महापुरुषों के जीवन से सीख लेकर समाज सेवा और रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। खबर लखनऊ से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है और पूरे प्रदेश में विकास की लहर देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज देश की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश का खास योगदान है। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि अब कोई भी बदमाश सीना तानकर नहीं चल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बीते वर्षों में राज्य ने विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। राजनाथ सिंह के इस बयान को आगामी चुनावों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उप मुख्यमंत्री निर्माण प्रदेश की पार्टी, पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष भारत सेवा संस्थान मेरे मित्र डॉक्टर अशोक कुमार जी वाजपेयी, प्रिय उज्जवल रमन सिंह सांसद एवं अध्यक्ष मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, श्री ब्रजलाल जी सांसद, श्रीमती सुषमा खटवाल महापौर, श्री आनंद द्विवेदी, श्री राजेश सिंह, श्री JN मिश्र, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्री मुकेश शर्मा, श्री रामचंद्र जी प्रधान, श्री योगेश शुक्ला, श्री OP श्रीवास्तव, श्री प्रणव कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, डायरेक्टर डाक सेवा और श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी। जब भी हम उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हैं तो चंद्रभानु गुप्ता जी का नाम स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रमुखता के साथ सामने आता है। साथियों, आज का यह अवसर मैं मानता हूँ केवल एक डाक टिकट के विमोचन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश के और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनेता को सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने अपने जीवन को राजनीति के उच्चतम आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। आज उनके सम्मान में जारी यह टिकट आने वाली रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें यूपी में 11 विरासत भवनों का कायाकल्प होगा। सरकार बनाएगी किलों को पर्यटन स्थल। लखनऊ, गोंडा, बुलंद और इसके साथ ही बुंदेलखंड के किले शामिल हैं। इसमें महोबा का बता दें कि मुस्तानी महल बनेगा आकर्षण और सीताराम महल, और बता दें कि वीरनगंज
बादरी भी इसमें शामिल है। पीपी मॉडल पर होगा पुनरुद्धार का कार्य और इसके साथ ही बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर ट्रांसफर आधार पर काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है विरासत से रोजगार और पर्यटन की ओर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विरासत को सहेजने और संवारने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। अब राज्य सरकार 11 ऐतिहासिक विरासत भवनों और किलों का कायाकल्प कर उन्हें भव्य पर्यटन स्थलों में बदलने जा रही है। इस विरासत स्थलों में लखनऊ, गोंडा, कानपुर और बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि यह धरोहर न केवल संरक्षित रहे बल्कि पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र बने। इस योजना के तहत महोबा का मस्तानी महल, मथुरा का सीताराम महल और गोंडा का वीरगंज बदादरी भी भव्य बतादे की किया जाएगा। सरकार इन सभी स्थलों को पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर आधार पर विकसित करेगी और हर किला और महल अपने इतिहास की कहानी लेकर पर्यटकों को आकर्षित करेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा मुहिम से स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लखनऊ अब वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का शहर बन चुका है और आने वाले समय में देश में नंबर 1 शहर बनेगा। बृजेश पाठक ने दावा किया कि लखनऊ न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में भी अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि राजधानी में आधा दर्जन फ्लाईओवरों का निर्माण चल रहा है जिससे ट्रैफिक और कनेक्टिविटी में भारी सुधार होगा। डिप्टी सीएम ने लखनऊ एयरपोर्ट की तुलना दिल्ली से करते हुए कहा कि यह वर्ल्ड क्लास हवाई अड्डा तैयार किया गया है जो सुविधाओं के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इसके साथ ही बता दें कि बृजेश पाठक ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन की भी सराहना करते हुए कहा कि यह बेहतर व्यवस्थाएं और आधुनिक सुविधाएं यात्रियों में मिल रही है। आज श्रद्धेय चंद्रभान गुप्ता जी की स्मृति में डाक टिकट जारी हो रहा है। हम सब जानते हैं कि लखनऊ के नवनिर्माण में श्रद्धेय चंद्रभान गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में असली समतावादी नेता वो थे। लखनऊ के पुराने लोगों ने जो हम सबको बताया, अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने शुचिता कभी नहीं छोड़ी। पूरा जीवन समाज को समर्पित था। मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर रहने के बावजूद कभी भी उन्होंने अपने दरवाजे आम जनता के लिए बंद नहीं किए। लगातार जनमानस के संपर्क में रहते थे और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से निर्बल वर्ग की सेवा के लिए उन्होंने काम किया। हम सब जानते हैं जिस कॉलेज में हम आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध है। एक जमाने में यह कॉलेज उपेक्षा का शिकार था, लेकिन मुझे कहने में गर्व है आज ये विद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से भी बेहतर शिक्षा का केंद्र बनकर के उभरा है। केंद्र सरकार को विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। प्रदेशवासियों की तरफ से उन्होंने पूज्य श्रद्धेय चंद्रभान गुप्ता जी के नाम पर डाक टिकट का जारी करके बहुत अच्छा नेक निर्णय लिया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रयागराज से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्राइमरी स्कूलों के मजर और भाषा विवाद पर विपक्ष को घेरा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों के मजर पर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। उनके मुताबिक विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा और उन्हें जनहित से कोई लेना देना नहीं है। वहीं भाषा विवाद पर बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों नेता अब जनाधारहीन हो चुके हैं। भाषाओं का अपमान करना निंद्य है। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि भारत में हर भाषा का सम्मान होना चाहिए और भाषा के नाम पर दुर्व्यवहार करना पूरी तरह से गलत है। आते हैं यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी अपने गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को आगे बढ़ाती है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल वो अपने गुंडे, अपराधी, माफियाओं को बाहर दौड़ाते हैं जिससे सरकार बदनाम हो। लेकिन जो गुंडागर्दी करेगा, जो अपराध करेगा, जो माफियागिरी करेगा, उसकी खैर नहीं है। जहां एनडीए की भाजपा की सरकार है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, वो सब पकड़े जा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पे कोई फायदा नहीं मिलना, क्योंकि आम जनता जानती है कि गुंडों की पार्टी कौन है और सुशासन और विकास करने वाली पार्टी कौन है।
देखिए क्या विषय को लेकर के उन्होंने बोला है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, वहां से अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन अगर धनखड़ जी ने कुछ कहा है तो उस पर मेरी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। ये भारत है, तीर्थ स्थलों का देश है। यहाँ कभी अयोध्या के लिए, कभी मथुरा के लिए, कभी प्रयागराज कुंभ के लिए, तो कभी सावन के महीने में कांवड़िए अपना जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और हमारे देश में, प्रदेश में जहाँ भाजपा है वहाँ कांवड़ियों का, भक्तों का स्वागत है, पुष्प वर्षा है, उनकी सुरक्षा है और कोई गड़बड़ी न होने पावे किसी कार्यक्रम में, इसकी लगातार चिंता की जाती है। बागपत से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दूध व्यापारी विवेक हत्या सुपारी किलिंग के बता दें कि पोशाकों को लेकर विवाद में अब देखने को मिल रहा है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया और इसके साथ ही विपिन का अपना इस वारदात का मास्टरमाइंड निकला और पुलिस के मुताबिक विपिन के पास सुपारी और इसके साथ ही जुड़ी एक मोटी रकम भी थी। जब उसने पैसे बांटने से इनकार किया तो उसके ही दोस्त ने बता दी कि हत्या की साजिश रच दी। थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ और पुलिस ने मुख्य आरोपी रामवीर को पकड़ लिया है। मुठभेड़ में रामवीर कैपर ने बता दी कि पैर में उसकी गोली लगी है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। घटनास्थल से एक बाइक, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी की कड़ी और मजबूत भी और इसके साथ ही पूरे मामले में गहनता से आगे भी जांच की जाएगी। सावन के पहले सोमवार को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध रामनगर लोदेश्वर महादेवा धाम में बता दें कि भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह स्थान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, लिहाजा सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बाराबंकी के इस विश्व प्रसिद्ध शिवधाम में सावन सोमवार पर लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए बता दें कि पुलिसकर्मी और 70 खुफिया जवान तैनात किए गए हैं। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगातार निगरानी में जुटे हैं। बाराबंकी बहराइच हाईवे से होकर जाने वाले सभी भारी वाहन बंद कर दिए गए हैं। रात 12 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू है। ट्रैफिक को लखनऊ किसान पथ और नेशनल हाईवे के वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जा रहा है। श्रद्धालु आते हैं और उसके लिए आप देखेंगे तो सबसे पहले तो पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग के बाद जो मेला क्षेत्र में जैसे ही वो लोग आते हैं तो वहाँ को जल वितरण की व्यवस्था, प्रसाद वितरण की व्यवस्था और इसके अलावा जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो बैरिकेडिंग के माध्यम से धीरे धीरे जाएँ, भीड़ न लगने पाए, सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो तालाब है यहाँ पर जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, चौका घाट पे स्नान करते हैं, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था इंश्योर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था है। EAC की फ्लड डिवीज़न की बोर्ड भी वहाँ पर लगाई गई है, गोताखोर भी लगाए गए हैं। ये सभी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दुकानें हैं जिला क्षेत्र में, उनमें फूड सेफ्टी टीम द्वारा नंबरिंग की गई है और वहाँ पर जो प्रवर्तन की कार्रवाई है वो भी लगातार की जाएगी ताकि किसी प्रकार की मिलावटी खाद्य पदार्थ या खराब सड़े हुए खाद्य पदार्थ की शिकायत ना आने पाए। और ये आप सभी लोग अवगत हैं, यहाँ कल महादेवा मंदिर में, थोड़ा लाउडली बोलिए, महादेवा मंदिर में जो सोमवार को जो मेला लगता है सावन के महीने में, उसकी शुरुआत हो रही है। कल रविवार से ही, कल शाम 4-5 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आने लगे हैं। तो उसकी तैयारी हम लोगों ने पूरी तरीके से कर ली है। पूरे एरिया को हमने 4 जोन और 9 सेक्टर में बांटा है। जोन में DSP लेवल के अधिकारी लगे हैं और उनके समकक्ष उनके मैजिस्ट्रेट हैं वो भी लगे हैं और जो सेक्टर्स हैं उसमें भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर प्रभारी हम लोगों ने बनाए हैं। सुरक्षा के लिए सर कितने जवान लगाए गए हैं इस बार? इसमें हमारी जो पूरी फोर्स है वो लगभग 1000 से ऊपर फोर्स यहाँ लगी है, जिसमें हमारी सिविल पुलिस के भी हैं, PAC के भी हैं और जो बाहर से जो फ्लड कंपनी मिली है उसके भी जो हमारे कर्मी हैं वो तैनात किए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास और आगामी कांवड़ यात्रा 2025 को देखते हुए गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अशोक जैन ने शनिवार को बस्ती में तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीआईजी संजीव त्यागी, एसपी अभिनंदन सहित जनपद के सभी राजपात्रित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी अशोक जैन ने शांति, सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सतर्क और जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक कंट्रोल, सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल सहायता और पुलिस बल की तैनाती जैसे विषयों पर गंभीरता से काम करें। बैठक के दौरान जनपद बस्ती के अधिकारियों ने अब तक की गई तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। बताया गया है कि संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और मोबाइल टीमें तैनात की जाएंगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश बता दें कि पैर में गोली लगने से घायल हो गए। यह मुठभेड़ थाना नूरपुर पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई। पकड़े गए बदमाश 2 दिन पहले एक व्यापारी और बीजेपी नेता से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के कब्जे से लूटी गई बाइक और नकदी भी बरामद कर ली है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पूछताछ जारी है। आज बीती रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस, थाना शिवाला कला पुलिस एवं जनपद की स्वाट टीम दिनांक 11 जुलाई को थाना शिवाला कला में हुई चुनौती की घटना एवं उसी रात्रि को थाना नूरपुर में हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना के अनावरण के क्रम में अभिसूचना संकलन कर रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि 3 अभियुक्त लूटी गई मोटरसाइकिल को बेचने के लिए जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा थाना नूरपुर क्षेत्र के गौरवधाम चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग होता देख संदिग्ध बदमाश अपनी मोटरसाइकिल के साथ बान नदी की तरफ तंगरोला जंगल में गए। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। इन लोगों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में तीनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इन अभियुक्तों ने पूछताछ में प्रदेश के कुशीनगर जिले से इस वक्त की दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां NH 28 पर बता दें कि पटरेवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुटी के पास ट्रैक्टर और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कार बिहार की ओर से आ रही थी, तभी ट्रैक्टर के अचानक मुड़ने पर तेज रफ्तार में टकरा गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
कुशीनगर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और कार टक्कर में बता दें कि 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही बता दें कि इस हादसे से आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। कार सवार 6 में से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसके साथ ही बता दें कि 2 घायल हुए हैं और हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। और इसके साथ ही कुशीनगर से ये खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, तेज रफ्तार। और इसके साथ ही कार में बता दें कि 6 लोग कुल सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पे मौत हो गई, जबकि अन्य बता दें कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अनुराग रंजन का। अनुराग, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? भीषण सड़क हादसा हुआ। जी दादा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 6 लोग एक ही कार में सवार थे और ये झारखंड से आ रहे थे और रात को लगभग 10 बजे से ये लोग निकले थे और दोपहर में 2 बजे दोपहर में 2 बजे ये लोग भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर में जाके मारा है चालक के हिसाब से ये बताया है कि उससे झप्पी आ गई और जैसे झप्पी आई वो आगे ट्रैक्टर में जाकर मार दिया। और ये रहने वाले सिद्धार्थनगर के हैं। 6 लोग हैं, जिसमें 4 लोग की मृत्यु हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। ठीक है अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि उत्तर भारत में मानसून ने पूरी ताकत के साथ दस्तक दे दी है। यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां एक और लोगों को तपती गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर जलभराव, ट्रैफिक जाम और नदी नालों के उफान ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल के बनारस, गोरखपुर, बलिया, बस्ती और कानपुर तक बारिश ने सड़कें नदियों में तब्दील कर दी है। कई इलाकों में जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित है। लोगों को घरों से निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बारिश से जहां गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है, वहीं शहरों की कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था अब लोगों पर भारी पड़ रही है। दूसरी ओर तराई और सीमावर्ती जिलों में लगातार बारिश के कारण गंगा, घाघरा, शारदा और राप्ती जैसे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गांव में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं बिहार, पटना, गया, दरभंगा और झारखंड के रांची, धनबाद समेत कई हिस्सों में तेज बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर और बरेली जैसे शहरों में कई मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं और दुकानदार पानी में तैरती दुकानों से अपने सामान बेचने की कोशिशों में जुटे हैं। लाउडस्पीकर से प्रशासन की चेतावनी जारी की जा रही है कि नदी किनारे ना जाएं, सुरक्षित स्थानों पर रहें। उधर बिहार की राजधानी पटना में हालात कुछ अलग नहीं है। घंटों की बारिश ने मुख्य सड़कों को तालाब बना दिया है। लोग कमर तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर है। दफ्तरों के बाहर जूतों की जगह चप्पल नजर आ रही हैं और घरों में घुसे पानी ने लोगों को पलंग और टेबलों पर चढ़कर बैठने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक यही सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन और लोगों दोनों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि राहत की ये बारिश कब आफत बन जाए कह नहीं सकते। झारखंड के रांची और जमशेदपुर में भी भारी बारिश का असर दिखा। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका के चलते हाईवे पर अलर्ट जारी है। वहीं उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा कुछ घंटों के लिए रोकनी पड़ी, क्योंकि बारिश के कारण पहाड़ों में फिसलन बढ़ गई है और रास्ते खतरनाक हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य झारखंड के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियां खतरे के निशान के करीब है और बाढ़ जैसी स्थिति बनने में देर नहीं है। इन बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है,
क्योंकि धान की बुआई के लिए ये पानी अमृत से कम नहीं, वहीं शहरी आबादी के लिए ये बारिश आफत बन गई है। खेतों में हरियाली जरूर है, लेकिन शहरों में अफरा तफरी का आलम है। बारिश सिर्फ आसमान से बरसते पानी की कहानी नहीं, ये एक परीक्षा बन जाती है तैयारियों की, सिस्टम की और आम आदमी की सहन शक्ति की। यूपी के कई जिलों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जल भराव वाले इलाकों में बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ा रही है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तराखंड, पूर्वी यूपी और नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन से हाईवे और चार धाम यात्रा दोनों को प्रभावित किया है। चार धाम मार्गों पर यात्री घंटों तक फंसे रहे। कर्णप्रयाग, जोशीमठ और चमोली जैसे इलाकों में लाउडस्पीकर से लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। हर साल बारिश आती है, हर साल ऐसे ही नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी व्यवस्थाएं हर साल सिर्फ किस्मत के भरोसे रहेगी? बारिश की बूंदें भले ही ठंडी हो, लेकिन इनसे उपजा संकट धीरे धीरे पूरे समाज को भिगोने लगा है। कोई छत टपकने से परेशान है, तो कोई दवाई ना मिलने से, कोई स्कूल बंद होने से मायूस है, तो कोई रोज की दिहाड़ी खो देने से। ये बारिश एक मौसम नहीं, एक संदेश है कि वक्त आ गया है जब सिर्फ बादलों को नहीं, अपने सिस्टम को भी झकझोरने की जरूरत है। क्योंकि अगर तैयारी नहीं हुई है तो ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाएगी, तबाही का सैलाब बनकर लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।